गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर, जबकि टक्कर के बाद पिंड आपस में स्टिक हो जाते हैं, उस केस का लैब फ्रेम में स्टडी हमने कर लिया था। लेबोरेटरी फ्रेम में इस टक्कर को हम किस तरह से इसका स्टडी करेंगे तो ये हम देख चुके हैं। यहाँ पर हमारा रिजल्ट था कि इस टक्कर में ये एक अप्रत्यास्थ टक्कर होगी और इस टक्कर में जब जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका किसी अनदर एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ जो K2 आएगी आफ्टर कॉलिजन वो लेस देन आती है K1 से। अब इसी कॉलिजन को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सिंस द्रव्यमान केंद्र का वेग लैब फ्रेम के सापेक्ष VCM इक्विवेलेंट है m1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंस यहाँ पर U2 इक्वल्स टू 0 होता है, इसलिए m1 प्लस m2 U2 में सेकेंड टर्म 0 हो गई, तो हमारे पास रिमेनेंट है m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो गया द्रव्यमान केंद्र का वेग। अतः COM फ्रेम के सापेक्ष m1 द्रव्यमान वाले कण का वेग कितना होगा? U1 प्राइम इक्वल्स टू U1 माइनस VCM। यहाँ पर U1 प्राइम सेंटर ऑफ मास फ्रेम के सापेक्ष प्रथम कण का वेग है। U1 प्रथम कण का वेग है लेबोरेटरी फ्रेम के सापेक्ष, और VCM है लैब फ्रेम के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का वेग। ठीक है, सो VCM की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे तो U1 प्राइम इक्वल्स टू होगा m2 U1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से m2 मास वाले कण का सेंटर ऑफ मास फ्रेम के सापेक्ष वेग U2 प्राइम इक्वल्स टू U2 माइनस VCM इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे तो सिंस U2 0 है तो ये वैल्यू हो गई माइनस m1 U1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने दे दिया। माना टक्कर के पश्चात संयुक्त कण का वेग सेंटर ऑफ मास फ्रेम के सापेक्ष v प्राइम है। टक्कर के पश्चात जब पिंड आपस में चिपक जाते हैं तो ये जो संयुक्त निकाय बना है इसका वेग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या है? v प्राइम है। संवेग संरक्षण के नियम से हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? m1 U1 प्राइम प्लस m2 U2 प्राइम इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v प्राइम। टक्कर से पूर्व जो कणों के वेग हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वो हमने माने U1 प्राइम और U2 प्राइम, और टक्कर के बाद का जो वेग है संयुक्त निकाय का वो हमने माना है v प्राइम। मास m1 और m2 है तो संयुक्त कण का मास होगा m1 प्लस m2। इस तरह से m1 प्लस m2 v प्राइम की वैल्यू होगी, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे U1 प्राइम और U2 प्राइम की इक्वेशन 2 और 3 से। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमेनेंट होगा m1 प्लस m2 v प्राइम इक्वल्स टू 0। अब हम जानते हैं कि मास 0 नहीं है, यहाँ पर m1 प्लस m2 की कुछ फाइनाइट वैल्यू है तो v प्राइम इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जब हम इस टक्कर को देखते हैं तो टक्कर के पश्चात जो संयुक्त निकाय है वो क्या है? स्थिर दिखाई देगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टक्कर के पश्चात दोनों कण जुड़ जाते हैं तथा स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। सिंस लैब फ्रेम में सेंटर ऑफ मास VCM वेग से गतिशील है, अतः संयुक्त कण भी लैब फ्रेम में वेग VCM इक्वल्स टू m1 U1 अपॉन m1 प्लस m2 से गतिशील प्रेक्षित होगा। क्योंकि सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र लैब फ्रेम के सापेक्ष VCM वेग से गतिशील है, तो संयुक्त कण जो कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्थिर अवस्था में है तो वो भी लैब फ्रेम के सापेक्ष VCM वेग से ही गतिशील प्रेक्षित होगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो कोलिजन है वो हम ले रहे हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में एक कण का दूसरे स्थिर कण के कारण विचलन। इस टक्कर में क्या है कि एक कण तो गतिशील अवस्था में है, आ रहा है गति करता हुआ, दूसरे स्थिर कण से टकराता है और अपनी गति की जो दिशा है उससे विचलित हो जाता है, मतलब उससे किसी कोण बनाता हुआ वो कि मुड़ जाता है, घूम जाता है। तो देखिए, इसे हम द्विमीय प्रत्यास्थ टक्कर भी कहते हैं क्योंकि ये एक ही अक्ष के सापेक्ष सम्मुख टक्कर नहीं है। जो पहले हमने टक्कर स्टडी करी है, कॉलिजन स्टडी करी है, वो क्या थी? सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर थी। वो एक ही डायरेक्शन में हो रही थी, एक ही अक्ष के सापेक्ष हो रही थी। लेकिन यहाँ पर दो अक्ष काम में आ रही हैं, एक्स और वाई प्लेन में ये टक्कर हो रही है, इसलिए इसे टू डायमेंशनल
इलास्टिक कोलिजन कहा गया है। तो इसका भी हम दोनों ही फ्रेम्स में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम प्रयोगशाला निर्देश फ्रेम में इसको स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए इन द लैब फ्रेम में क्या होगा, M2 पार्टिकल जो है उस वो स्थिर अवस्था में है, U2 इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर, और M1 पार्टिकल U1 वेग से इसकी तरफ गति कर रहा है। टक्कर से पहले की ये सिचुएशन है। टक्कर के बाद देखिए, टक्कर के बाद क्या हो रहा है, M1 पार्टिकल एक्स अक्ष जो कि इनकी प्रारंभिक दिशा थी, टक्कर से पूर्व की दिशा क्या थी, x+x डायरेक्शन या x अक्ष वाली दिशा थी। तो टक्कर के बाद M1 जो कण है, M1 कण x अक्ष से θ1 कोण बनाता हुआ V1 वेग से, मतलब टक्कर के बाद का M1 का वेग कितना हो गया, V1 हो गया, V1 वेग से जाता है। इसी तरह से M2 जो कि टक्कर से पूर्व स्थिर अवस्था में था, अब x अक्ष से θ2 एंगल बनाता हुआ V2 वेग से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे संवेग संरक्षण का नियम। पहले हम क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो इसमें हमें आफ्टर कोलिजन के लिए कंपोनेंट्स के रूप में हमें इसे लेना पड़ेगा। तो देखिए टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद के दोनों के हमें संवेग को इक्वल करना है, लेकिन घटक के रूप में हम लेंगे। तो x दिशा में घटकों के लिए क्या होगा, क्योंकि टक्कर से पूर्व तो जो घटक हैं संवेग के वो है ही x दिशा में, तो M1 U1 होगा। M2 U2 की वैल्यू 0 है क्योंकि U2 यहाँ पर 0 है। तो M1 U1 इक्वल्स टू, अब जो V1 है, V1 के लिए x अक्ष में जो घटक होगा वो होगा V1 कोस θ1। तो हमने लिख लिया M1 V1 कोस θ1। इसी तरह से V2 के लिए x डायरेक्शन में जो घटक होगा V2 का वो होगा V2 कोस θ2। तो यहाँ पर संवेग हो गया M2 V2 कोस θ2। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं y दिशा में घटक। y दिशा में टक्कर से पूर्व वेग का कोई घटक नहीं है, तो यहाँ 0 हो गया, इक्वल्स टू M1 V1 का देखिए y डायरेक्शन में घटक। तो V1 का वामावर्त दिशा में जो एंगल बनेगा y दिशा से, y अक्ष से V1 का वामावर्त दिशा में एंगल, उस एंगल की वैल्यू होगी 90 माइनस θ1 और वो कोस के साथ लिखा जाएगा। तो कोस 90 माइनस θ1 हो गया प्लस M2 V2, और V2 का देखिए क्या होगा, V2 का वामावर्त दिशा में एंगल लीजिए y अक्ष के साथ, वो होगा 90 प्लस θ2। तो ये हो गया कोस 90 प्लस θ2। सो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 0 इक्वल्स टू M1 कोस 90 माइनस θ1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और 90 है तो चेंज हो जाएगा साइन θ1 होगा, साइन M1 V1 साइन θ1। इसी तरह से कोस 90 प्लस θ2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव साइन आएगा, और 90 के साथ है तो साइन हो जाएगा कोस का। तो ये हो गया माइनस M2 V2 साइन θ2। देन इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। एंड नेक्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से क्योंकि U2 0 है तो टक्कर से पूर्व की काइनेटिक एनर्जी केवल M1 पार्टिकल में थी, हाफ M1 U1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ अज्ञात राशियाँ V1 V2 θ1 θ2 टोटल 4 अज्ञात राशियाँ हैं, बट टोटल इक्वेशंस हमारे पास 3 हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 एंड 3 केवल 3 ही हमारे पास इक्वेशंस हैं, और 4 हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दैट आर V1 V2 एंड θ1 θ2। तो ये पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिक्स इसको अलाउ नहीं करती है कि आपके पास 4 वेरिएबल्स के लिए केवल 3 इक्वेशंस हैं और आप चारों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जब तक कि उनमें कोई और रिलेशन हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाएँ। तो ये चीज़ लेबोरेटरी फ्रेम में इस टक्कर को हम सॉल्व आउट नहीं कर पाए। तो इसके लिए हमने देखते हैं कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में इसको हम किस तरह से हल कर पाते हैं। तो देखिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, सिंस लैब फ्रेम के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का वेग लिखेंगे हम VCM की वैल्यू, सिंस U2 आएगा यहाँ पर, U2 इक्वल्स टू 0 है, M2 इज हैज़ ए फाइनाइट वैल्यू। सो U2 इज 0 की वजह से M1 VCM की वैल्यू होगी M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, इक्वेशन नंबर 1। टक्कर से पूर्व कण M1 का COM फ्रेम के सापेक्ष वेग,
टक्कर से पूर्व जो वेग देंगे u1 प्राइम मानेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, इक्वल्स टू होगा u1 माइनस वीसीएम। दैट इज इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने। टक्कर से पूर्व कण m2 का सेंटर ऑफ मास फ्रेम के सापेक्ष वेग u2 प्राइम मानेंगे, u2 माइनस वीसीएम होगा। ओके, अब देखिए टक्कर के पश्चात, अब हम टक्कर के बाद की बात करते हैं। m1 और m2 कणों का सेंटर ऑफ मास फ्रेम के सापेक्ष वेग v1 प्राइम इक्वल्स टू v1 माइनस वीसीएम एंड v2 प्राइम इक्वल्स टू v2 माइनस वीसीएम। यहाँ पर u1 u2 और v1 v2 क्या है, ये हैं कणों के टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात वेग किसके सापेक्ष, लेबोरेटरी फ्रेम के सापेक्ष। तो लैब फ्रेम के सापेक्ष जो वेग हैं, टक्कर से पूर्व है u1 u2 और टक्कर के पश्चात है v1 v2। तो यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया। सिंस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम जानते हैं कि द्रव्यमान आघूर्ण की टोटल वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इक्वल्स टू 0 होगा। देन यहाँ से आ गया m1 u1 प्राइम इक्वल्स टू माइनस m2 u2 प्राइम। इसी तरह से टक्कर के पश्चात के लिए बात करेंगे, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम इक्वल्स टू 0 होगा। m1 v1 प्राइम इक्वल्स टू माइनस m2 v2 प्राइम। अर्थात टक्कर से पूर्व कण एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करेंगे, क्योंकि क्या आ रहा है, टक्कर से पूर्व कण एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे, क्योंकि u1 प्राइम और u2 प्राइम की जो डायरेक्शन है माइनस साइन की वजह से एक दूसरे के विपरीत आ रही है। इसी प्रकार टक्कर के बाद भी कण एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे तथा प्रारंभिक दिशा से समान कोण बनाएंगे, क्योंकि v1 प्राइम और v2 प्राइम का जो वेक्टर साइन है वो नेगेटिव, मतलब अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टक्कर के पश्चात भी जो दोनों कण होंगे वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे, लेकिन प्रारंभिक जो दिशा है उससे समान कोण बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ से इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। बिफोर कोलिजन m1 और m2 जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में है। वेग इनके u1 प्राइम और u2 प्राइम है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। इसी तरह से आफ्टर कोलिजन दोनों कण मान लिया हमने थीटा कोण बनाते हुए COM फ्रेम के सापेक्ष v1 प्राइम और v2 प्राइम वेग से एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो देखिए बाई इक्वेशन 6 एंड 7 u2 प्राइम इक्वल्स टू हो गया माइनस m1 अपॉन m2 u1 प्राइम, v2 प्राइम हो गया माइनस m1 अपॉन m2 v1 प्राइम। इक्वेशन नंबर 8, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ऊर्जा संरक्षण नियम से हाफ m1 u1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। ये हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम की इक्वेशन दे दी कि टक्कर से पूर्व की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्विवेलेंट होगी टक्कर के बाद की टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे u2 प्राइम और v2 प्राइम की। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। देन हमारे पास होगा m1 u1 प्राइम स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस m1 अपॉन m2 इक्वल टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस m1 अपॉन m2। यहाँ से हो गया u1 प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू v1 प्राइम स्क्वायर। दैट मीन मैग्नीट्यूड ऑफ u1 प्राइम वेक्टर u1 प्राइम इक्विवेलेंट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्राइम। ओके, सो एंड इसी तरह से u2 प्राइम वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्विवेलेंट होगा v2 प्राइम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये होगा कि u1 प्राइम इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस v1 प्राइम, या हम कहें कि v1 प्राइम की वैल्यू हमें निकालनी है फाइन टक्कर के पश्चात। तो v1 प्राइम की वैल्यू होगी प्लस माइनस u1 प्राइम, प्लस अगर u1 प्लस का साइन लेते हैं हम तो v1 प्राइम इक्वल्स टू प्लस u1 प्राइम, तो वो तो सेम ही वेग हो गया जो कि टक्कर के पूर्व था। लेकिन ऐसा नहीं होता, टक्कर के पश्चात तो वेग चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो हम यहाँ पर माइनस का लेंगे, तो v1 प्राइम इक्वल्स टू माइनस u1 प्राइम। इसी तरह से जब अगर ऊर्जा संरक्षण के नियम में हम u1 प्राइम और v1 प्राइम की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है v2 और u2 वाली। तो यहाँ से फाइंड आउट होता है v2 प्राइम इक्वल्स टू माइनस u2 प्राइम। अर्थात सेंटर ऑफ मास फ्रेम में प्रत्यास्थ टक्कर में कणों के वेग का परिमाण नहीं बदलता है, कणों के वेगों का परिमाण नहीं बदलता है, लेकिन उनकी दिशाएं आपस में बदल जाती हैं। तो इस कॉलिजन को, इस टक्कर को हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इजीली सॉल्व आउट कर लिया। हमारे पास v1 और v2 की वैल्यूज आ गई इन द टर्म्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन।
तो लैब फ्रेम में हम इस टक्कर को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, लेकिन लैब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमने इसे इजीली सॉर्ट आउट कर लिया। इसलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल एक मेथडोलॉजी है कई जो घटनाएं हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे जो प्रकीर्णन कोण बना है थीटा, कि किस एंगल पर कर्ण टक्कर के पश्चात कर्ण का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? अपने मार्ग से जिस मार्ग पे पार्टिकल्स चल रहे थे उस मार्ग से विचलन को ही क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।